हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के आज के अपने इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। मैं हूं आप सभी का रेडियो साथी रवि भूषण। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे हृदय रोग, कारण और निदान विषय पर डॉक्टर नरेंद्र कुमार से बातचीत, जो सुबह के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कई मेडिकल संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और इस क्षेत्र में किए गए प्रशंसनीय कार्यों के लिए इन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। तो श्रोताओं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। डॉक्टर नरेंद्र कुमार आज के अपने इस एपिसोड में सभी सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से और साथ ही साथ अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आप लोगों ने मुझे समय दिया कि मैं यहाँ पे आकर अपनी जानकारियाँ कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और अपने सासाराम की आकाशवाणी के श्रोतागण लोगों के साथ में जितना मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत मैं शेयर कर पाऊंगा, तो उसकी मुझे बहुत अत्यंत खुशी होगी। डॉक्टर नरेंद्र, तो चलिए बातचीत को शुरू करते हैं। और डॉक्टर नरेंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो लोगों की मौतें हो रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण हृदय रोग भी है। हृदय रोग की समस्याओं से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। दिल से जो जुड़ी बीमारियां आज के टाइम में चिंता का विषय बन चुकी हैं, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के मामले काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अब तो युवा भी हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। ये जो हार्ट डिजीज़ के मामले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने यह जो सवाल पूछा, मैं आपसे 100% तौर पे सहमत हूँ जी। हुआ क्या है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आनुवांशिक तौर पे भी इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है। जी। क्योंकि आप सभी को याद रहेगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब नील की खेती होती थी तो खान पान वगैरह, जो रोटी चावल वगैरह की खेती नहीं होने दी जाती थी, जिसके कारण से लाखों करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हुआ था। तो वो जो साइकिल हुआ था दशकों तक चला था, जिसके कारण से हमारा जो शरीर है, अनुवांशिकता जिसको कहते हैं जेनेट जीन्स, जी। वो मॉडिफाई हुए कि हम कुछ भी अगर खाते हैं, स्पेशली दक्षिण एशिया के लोग, कि अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो फैट के रूप में स्टोर होता है। वो हो गया जिसके कारण से कि भारतीय लोगों में डायबिटीज़ का संख्या सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि हम लोग कुछ सालों में चीन को भी पार कर लेंगे और सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज होते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा चीज़, जब साइंटिफिक स्टडी की गई तो उसमें देखा गया कि हृदय की जो धमनियाँ होती हैं, अंग्रेज़ों की तुलना में हमारी हृदय की धमनियाँ भी थोड़ी पतली होती हैं। ये भी एक कारण है कि अब आप समझ सकते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है उन धमनियों में सर्कल के रूप में, वो थोड़ा सा भी अगर वो होगा तो तुरंत वो ब्लॉकेज होगा। जब मैं लंदन में वहाँ पे काम करता हूँ, इंग्लैंड में काम करता हूँ, मैं अमेरिका में भी मैं रहा हूँ और जर्मनी में भी मैंने ट्रेनिंग नीदरलैंड से की थी और यूरोप से, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ के हृदय रोगियों की औसत आयु मैं बोलूँगा 60-65 में होता है। जबकि मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलिटी ट्रेनिंग कर रहा था बैंगलोर में, वहाँ पे भी हम लोग देखते, मैंने 15-16 बरस के युवकों को भी देखा हार्ट अटैक के कारण। तो कारण यही है कि जेनेटिक कारण है। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा खान पान में होता क्या है कि हम लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम शाकाहारी ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें हम लोगों को ध्यान देने की बात है क्या हम लोग कितना तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी जो भारतीय पद्धति होती है खाना पकाने की, तो हम लोग उसमें बहुत फ्राई करते हैं, तेल का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, मसाला वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। और एक और कारण मैं आप सभी श्रोतागणों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि एक स्टडी की गई पूरे दुनिया भर के लोगों में कि लोग कितना स्टेप्स चलते हैं, कितने कदम वो चलते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे भारतीय दुनिया वालों की तुलना में सबसे कम स्टेप्स चलते हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। होता क्या है कि ज़्यादातर भारत में थोड़ा गर्मी रहती है, तो जिसके कारण से हम लोग शिथिल महसूस करने लगते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर चले बोले और बाहर में धूप होती है तो लोग बोला जाता है भाई आप धूप में मत निकलिए, सांवला हो जाएगा, ये चीज़ें। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हमारी बहुत कम होती है, तो जिसके कारण से इन सभी चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें हृदय रोग को बढ़ा देती हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी अभी हाल फिलहाल में क्या हुई है कि लोग, एक अंधाधुंध थोड़ा फैशन भी बन गया है कि जिम जाना। तो जिम जाने से पहले होता है कि एक स्टेप वाइज चलना चाहिए, मतलब धीरे धीरे करके आप अपने एग्जर्शन लेवल को बढ़ाएं। इसी कारण आप, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने सुना है कि ये फलाना एक्टर इतनी कम उम्र में, युवा अवस्था में, कि अचानक ये कर रहे थे और ये चीज़ें हो गई।
तो मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि अपने खान पान का ध्यान दें। और देखिए, कुछ चीज़ें हम लोग नहीं बदल सकते हैं, तो जो जो चीज़ें हमारे हाथ में है, खान पान का ध्यान दें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। और देखिए, प्रदूषण भी एक बड़ा फैक्टर उसमें कहा जाता है। यहाँ तक कि देखा क्या जा रहा है कि हमारे खून में प्लास्टिक के छोटे छोटे कण भी आ रहे हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब प्रदूषण का समय है, बहुत ज़्यादा अगर प्रदूषण है तो उस समय से थोड़ा बाहर ना जाएं। डॉक्टर नरेंद्र, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हृदय रोग के शुरुआती लक्षण क्या हैं, और रोहतास और कैमूर जैसे जिले में जहां गांवों की संख्या अधिक है, गांव में रहने वाले लोग इन लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं? यह एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये पूछा। तो स्पेशली जो लोग बाहर में रह रहे हैं, तो जी। उनको ये पहचाने कि अगर सीने में बीच में अगर वो दर्द होता है, जी। और स्पेशली अगर वो बाएं हाथ की ओर वो दर्द जाता है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। बहुत बार होता है क्या कि वो कभी कभी लगेगा कि एसिडिटी के जैसा वो दिक्कत है, मगर कृपया करके उसको नेग्लेक्ट ना करें। स्पेशली अगर उसके साथ में उनकी उम्र 40-50 के लगभग में है, जी। और उसके साथ में अगर ब्लड प्रेशर या शुगर के हैं मरीज़, और किसी को अगर परिवार जी। में अकस्मात मृत्यु हुई हो या कम उम्र में मृत्यु हुई हो, तो कृपया करके इसको नेग्लेक्ट ना करें। और मैं गांव देहात के लोगों को ये चीज़ मैं बोलूँगा कि कृपया करके देखिए, केंद्र सरकार हो गई या राज्य सरकार अभी बहुत सारे हेल्थ स्कीम को भी ला के रखी हुई है, जी। तो कृपया करके उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ तक कि अभी जो नया बजट आया है, तो इसमें भी सरकार ने इन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए हेल्थ इंश्योरेंस पे भी डिस्काउंट देने की कोशिश की है, तो कृपया करके वो ज़रूर करें। हमारे देश में ये त्रासदी है कि अगर आप बिना गाड़ी का इंश्योरेंस के साथ में अगर आप सड़क पे उस वाहन को चलाते हैं, तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, मगर बिना हेल्थ इंश्योरेंस के अगर आप चलते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। तो कृपया करके जानकारी बनाए रखें, और अगर ऐसा कोई सिम्टम हो तो ज़रूर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच जरूर कराएं। जी। इसको नेग्लेक्ट ना करें। डॉक्टर नरेंद्र, बातचीत के क्रम में आपने कोलेस्ट्रॉल का भी जिक्र किया। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी हृदय संबंधी समस्याएं पैदा करता है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कोलेस्ट्रॉल में अलग अलग तत्व होते हैं कि जी। उसमें एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं एचडीएल। तो अब आप ये सोचिए कि जितना ज़्यादा अगर वो कोलेस्ट्रॉल रहेगा, तो वो हमारे शरीर के लिए वो बढ़िया है। जी। तो वो जो कहीं पे भी वो जाम नहीं होने देगा, चाहे वो हृदय की धमनियाँ हों या शरीर में किसी भी अंग में। उसी तरह एक दूसरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो अगर वो एक सीमा से ज़्यादा अगर होने लगता है, तो वो धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करेगा। उसी के कारण से अगर वो जाम होता है हृदय में, तो हार्ट अटैक होता है। अगर वो दिमाग में हो जाए, तो उसको पैरालिसिस या लकवा कहते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जी। डॉक्टर नरेंद्र, इसे कम करने के लिए क्या एहतियाती कदम उठाया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हम लोगों को एक होलिस्टिक जीवन शैली का पालन करना चाहिए। जी। इस जीवन शैली में, जैसे हमारे पूर्वज लोग कहते थे ना कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी कीजिए, थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए। तो हम आजकल के जीवन में सोशल मीडिया का समय है, बहुत सारे लोग मोबाइल पे अत्यधिक समय इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन भी अगर करेंगे, तो इससे तनाव का लेवल भी बेहतर होगा। जी। फिर खान पान में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि पूरे दिन भर में कम से कम 1 से 2 सर्विंग जैसे फ्रूट्स का ज़रूर लें, या फिर हम लोग जो जितना भी खाते हैं, तो थोड़ा सा प्रोटीन ज़रूर लें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, या सब्जी हो गया तो थोड़ा ज़्यादा लें। तो अगर हम बैलेंस डाइट इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, अगर इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हम ना सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ तक कि हृदय एवं ऐसी रिलेटेड खतरनाक जो बीमारियां हैं, उनसे भी हम दूर रख सकते हैं। और मैं सभी को सलाह देता हूँ, देखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप यहाँ तक कि अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर पालन कर सकते हैं, जी। अपने परिवार का भी बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। जी। डॉक्टर नरेंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में मधुमेह रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यह एक आम समस्या बन गई है। क्या मधुमेह यानी डायबिटीज़, या इसे हम आम बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं, क्या हृदय स्वास्थ्य पर असर डालता है? यदि हाँ, तो कैसे? हम लोगों को ये समझना चाहिए कि मुझे अभी तक याद पड़ता है, जब मैं आज से करीब लगभग 20 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो हम लोग को सिखाया जाता था कि डायबिटीज़ का मतलब होता है हार्ट ब्लॉकेज के लगभग बराबर। जी। तो इन लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो कृपया करके इसे इग्नोर ना करें।
और ये शुगर का जो मधुमेह जो रोग है, यह शरीर को अंदर से खोखला बना देता है। और दिक्कत क्या होती है, ये ना सिर्फ दिमाग को असर करता है, यहाँ तक कि आपकी किडनी को भी ये असर करेगा, यहाँ तक कि आपके जो स्किन होते हैं, स्किन उसको कहते हैं न्यूरोपैथी, तो यानी कि बहुत बार होगा। दिक्कत क्या रहेगा कि अगर कहीं पे कट गया या छिल गया तो आपको दर्द भी वो नहीं होगा, और वही नहीं, वो शरीर को असलियत में मैं कहूँ तो वो खोखला बना देता। और मैं बहुत लोगों को सिंपल शब्दों में कहता हूँ, ये समझिए कि इससे पहले कि जो मधुमेह है आपको गुलाम करे, उसको आप कंट्रोल कीजिए। अगर आप नहीं कंट्रोल कीजिएगा, वो उसकी दिक्कत वो होती जाएगी, और वो अचानक एक बड़ी समस्या के रूप में आएगी। और वो बड़ी समस्या आसानी से हम देखते हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस वगैरह हो सकता है। तो कृपया करके इनको कंट्रोल करें, अपने खान पान में सहज रखें, और इन कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग डेफिनेटली डिले कर सकते हैं। जी नरेंद्र, यह भी देखा गया है कि जिन्हें मधुमेह है और हृदय संबंधी बीमारियां भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन शैली में बदलाव किया और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने ज़िंदगी को जिया और एंजॉय किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, अगर हम किसी भी रोग का अगर अच्छे तरीके से उसको हम लोग कंट्रोल में रखेंगे, जी। तो वो उससे हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत फ़र्क पड़ेगी। देखिए, आप सभी लोग एग्री करेंगे कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, तो हमारी औसतन आयु भारत की थी करीब 30-40 के लगभग में थी। अभी बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह आ गई हैं, अच्छे खान पान के बारे में और भी लोग जान रहे हैं। तो इसी कारण से अभी जो सर्च हुआ था उसमें देखा गया कि औसतन आयु भारत की 65 से 67 के बीच में है। जी। तो ये नहीं है कि अगर किसी को मधुमेह हो गया है तो ये जीवन का अंत है, बिल्कुल नहीं। अगर इसमें संयम से पालन किया जाए, खान पान का विशेष ख्याल रखा जाए, एक्सरसाइज अगर किया जाए। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं जिनको कि शुगर का होता है। तो ये नहीं है कि जिम में ही जाके आप एक्सरसाइज करें। आप जो दिनचर्या की एक्टिविटीज़ में भी अगर आप बिजी रहते हैं कि घर में आप किसी भी चीज़ में आप हाथ बटाइए, गार्डनिंग जो होती है एक्टिविटीज़, उसमें भी अगर आप करते हैं, वॉकिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक्टिव रहिए, तो ये शुगर लेवल्स को कम करने में भी मदद करता है। यहाँ तक कि एक नया रिसर्च देखा गया कि जो शुगर स्पाइक होता है, कोई भी इंसान जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे शुगर स्पाइक होता है कि हमारा जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है कि वो ऊपर जाता है। और उसमें देखा गया कि किस क्रम में अगर हम खाना खाते हैं, उससे भी हम अपने ब्लड स्पाइक को कम कर सकते हैं। जी। और यहाँ तक कि ये आपकी एजिंग को भी, आपके जो बुढ़ापे की ओर हम लोग जो सभी अग्रसर हो रहे हैं, उसको भी आप थोड़ा धीमा कर सकते हैं। जी। तो छोटी छोटी सावधानियां को अगर रखा जाए, खान पान, एक्सरसाइज, अपनी दवाइयाँ जो बोली गई हैं, कृपया करके उन्हें जरूर लें। तो इन चीज़ों के साथ में हम एक अच्छी जीवन को हम लोग जरूर एक्सपेक्ट कर देंगे। जी। अच्छा डॉक्टर नरेंद्र, दिल का दौरा पड़ना क्या है और यह क्यों होता है, और जब इसके लक्षण दिखे तो तुरंत क्या करना चाहिए, खासकर वैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग जहां अस्पताल नहीं है और है भी तो काफ़ी दूर है? यह प्रश्न मेरे सचमुच में दिल के करीब है। मैं इस कारण बोलूँगा क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि देखिए, कभी भी हार्ट अटैक अगर किसी को हो जी। तो तुरंत एक बड़ा से बड़ा अस्पताल होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अगर हम लोग वैसे अस्पताल में जाएंगे तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। जी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग रिस्क फैक्टर्स और कोलेस्ट्रॉल के कारण जो हृदय में धमनियाँ होती हैं वो जमा होने लगती हैं, और वो धीरे धीरे करके वो ब्लॉक कर देंगी। और जब वहाँ पर का खून वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग हार्ट अटैक। तो ऐसे रोगियों को अगर छोटे एरियाज में है तो वहाँ पे उनको आजकल 2-3 गोलियां हैं, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, स्टैटिन हो गया और क्लोपिडोग्रेल। और बहुत ज़्यादातर जो छोटे मोटे प्रैक्टिशनर्स भी हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, उन लोगों को ये जानकारी होती है। अगर शुरुआती 1 से 2 घंटे के बीच में उसके साथ में हेपरिन का अगर इंजेक्शन दे दिया जाए तो बहुत मरीजों को जान बचाया जा सकता है। और वही नहीं, स्टेंटिंग तो सबसे बेहतर तरीका है ही, क्योंकि वहाँ पे एक तार को पास किया जा सकता है जहाँ पे ब्लॉकेज है, जी। और वहाँ पे एक बलून या एक छल्ला, मैं बोलूँगा कि छल्ले को डाल के वो वहाँ पे बड़ा कर दिया जाता है, तो उससे वो पूरा हद तक वो ठीक हो जाएगा। वो सबसे बढ़िया है। मगर इन छोटे इलाकों में भी अगर वो सही दवाई उनको दे दी जाए, उस गोल्डन आवर हम लोग कहते हैं, सुनहरे घंटे में, तो ज़्यादातर लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और एक बहुत अच्छा वो जीवन उसके बाद में भी व्यतीत कर सकते हैं। जी। डॉक्टर नरेंद्र, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन हृदय पर क्या प्रभाव डालता है? धूम्रपान आजकल के
पिछले कुछ दशकों में फैशन का स्टेटमेंट बन रहा है और यह एक बहुत गलत ट्रेंड मैं कहूँगा। और धूम्रपान करना ये किसी जहर से कम नहीं है। होता क्या है, जब कोई भी अगर आदमी धूम्रपान कर रहा होता है तो वो मल्टीपल टाइम्स हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। वो ना सिर्फ वो गाढ़ा करता है, वो एक सिंपैथेटिक ड्राइव भी होता है हार्ट पे, और वो हार्ट पे ज़्यादा गलत तरीके से प्रेशर डालता है। और जब हृदय हमारा प्रेशर के रूप में काम करता है, तनाव में काम करता है, तो वो हृदय की जो धमनियां होती है वो और भी सिकुड़ने लगती हैं। इसी कारण से ऐसे लोगों में बहुत कम उम्र में भी हार्ट अटैक होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने जो सबसे कम उम्र का हृदय रोग मरीज देखा था वो 16 बरस का था। और जब हम लोगों ने भी पूछा कि क्या और भी कोई चीज़ वगैरह है, दिक्कत वगैरह है, तो वो बहुत डिटेल्ड जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया क्या कि वो सिगरेट स्मोकिंग करते थे। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स, स्मोकिंग तो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ही, मैं बाकी रिस्क फैक्टर्स की तुलना में भी, तो इसको हम लोग बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आप हृदयाघात, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो कृपया करके स्मोकिंग से, इसकी तलब से दूर रहें। अच्छा डॉक्टर नरेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि धूम्रपान और तंबाकू छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कोई आसान तरीका? जैसा कि मैंने कहा कि ये जहर से कम नहीं है, मगर अब बहुत सारी अच्छे तरीके भी निकल गए हैं। मैं किसी को भी बोलता हूँ कि आप इसका अचानक सेवन बंद ना करें। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा नशा की तरह होता है, और इसकी जो तलब किसी को जब लग जाती है तो उसको छोड़ने में भी बहुत समय लगता है। तो उसमें सबसे बढ़िया तरीका है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 2 पैकेट ले रहा है एक दिन में, तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, आप 10 दिन तक 2 पैकेट लीजिए, उसके बाद में 1.5 पैकेट कर दीजिए अगले 2 हफ्ता तक, फिर उसके अगले हफ्ते तक आप इसको 1 पैकेट कर दीजिए, फिर आधा पैकेट कर दीजिए। और इसके बदले में उसके बाद में भी थोड़ा सा लगेगा कि वो तलब उसकी होगी। तो आजकल बहुत सारे च्युइंग गम निकल चुके हैं, निकोटीन वाले च्युइंग गम, या फिर यहाँ तक कि पैच अब आ चुके हैं कि जिसमें आपको च्युइंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, चिबाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो स्किन पे आप लगा दीजिएगा तो वो बहुत अच्छा सक्सेस रेट देखा गया है, और वो धीरे धीरे बहुतायत लोगों में वो आदत छूट जाएगी। तो उसके लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक दृढ़ निश्चय, वो एक हो गया, और लोगों को भी हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छा कदम ले रहे हैं, और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो बहुतायत लोगों का इसको छोड़ा जा सकता है। डॉक्टर नरेंद्र, जो हृदय रोग से ग्रसित हैं उन्हें एक्सरसाइज को लेकर कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, कौन से एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हृदय स्वास्थ्य के लिए कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिन्हें हृदय रोग है वो कौन से सरल व्यायाम कर सकते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा। और ज़्यादातर लोग, ये चीज़ होता है कि जब किसी को अगर हृदय रोग के बारे में पता चलता है तो वो डरते हैं इन चीज़ों से। तो मैं उन सभी को समझाता हूँ कि सभी लोगों को अपना पता होना चाहिए कि कितनी एक सीमा है। सीमा का मैं कहूँगा ऐसे करके कि अगर किसी को हृदय रोग है और उसके बाद अगर वो चल रहे हैं, अगर कहीं पे उनको लगता है सीने में भारीपन, कृपया करके वहीं पे रुक जाएं, वहीं पे बैठें, आराम करें, और उतने अपने आप को लिमिट से ज़्यादा दबाव ना दें। वो हो गया। उसके बाद दूसरा चीज़ हो गया, अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, स्टेंटिंग डाला चुका है, या फिर बाईपास हो चुका है, जी हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कहते हैं, कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहते हैं, जिसमें कि उन मरीजों को स्पेशलिस्ट्स के निगरानी में वो एक्सरसाइज कराया जाता है। तो उनको करें और धीरे धीरे करके करें। और कभी भी इन लोगों को एक्सरसाइज अगर करना चाहिए तो मैं हमेशा बोलूँगा कि किसी स्पेशलिस्ट की नज़र में करें, किसी की निगरानी में करें। कभी भी अकेले ना जाएं, कभी भी अकेले एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि थोड़ा सा तो रिस्क रहता है, मगर उनको इन चीज़ की हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हल्का फुल्का भी कहीं पे सिम्टम, हल्का सा भी वो भारीपन ही लगे, या अचानक सांस लेने में तकलीफ़ होने लगे, या फिर अगर बाएं हाथ में अगर वो जकड़न उनको होने लगे, तो कृपया करके आप धीमे हो जाए, कहीं पे बैठ जाए, और अपने साथ में जो नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं उसके कैप्सूल को हमेशा साथ में रखें कि अगर कभी भी हो अकस्मात तो वो अपने जिह्वा के नीचे में भी रख कर उसको ले सके। और कभी ज़रूरत हो तो अपने नियरेस्ट एम्बुलेंस को ज़रूर कॉल करें। तो ये मैं बोलूँगा कि एक्सरसाइज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये कभी उनके लिए लिमिटेशन नहीं होगा। मगर
एहतियात जरूर बरतें। डॉक्टर नरेंद्र, अब अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हृदय रोगों की रोकथाम के लिए नियमित जांच कब और कैसे करानी चाहिए? यह एक और भी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी स्पेशली पुरुष अगर 35 जैसे पार करते हैं तो शुरू में 4 या 5 साल पे एक बार ज़रूर अपना एक दिन अपने हेल्थ के प्रति डेडिकेट करें, जिसमें कि जो कॉम्प्रिहेंसिव चेक कहते हैं, जिसमें कि ब्लड शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, ईसीजी हो गया, इन सभी चीज़ों का जांच हो जाए। अब इसी तरह अगर कोई जब 45 पार कर जाए तो 45 पार करने के बाद मैं बोलता हूँ कि हर 2 साल पे कम से कम एक बार ज़रूर टेस्ट करें। और इसी तरह जब कोई भी आदमी 50 अगर पार कर जाए, 55 भी, तो हर साल जैसे हम लोग एक गाड़ी का एक चेकअप कराते हैं मैकेनिक के साथ में, तो किसी भी अस्पताल में या नए अगर अगल बगल के अच्छे एक्रेडिटेड क्लिनिक में जाके अपनी जांच जरूर कराएं, साल में कम से कम एक बार। उससे हम लोगों को अपने रिस्क फैक्टर्स पता चलते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स को जानते हैं तो आप अपने दुश्मनों को जानते हैं कि ये चीज़ें, ये समस्याएं हो सकती हैं। और अगर उनको शुरू में ही अगर पकड़े जाए कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये कारण हैं, तो उनको हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि 2025 में जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो जो बड़े बड़े कैंसर भी होते हैं, अगर शुरुआती दिनों में अगर डिटेक्ट हो जाए तो उनका 100% इलाज हो सकता है। उसी तरह हार्ट अटैक या शुगर हो गया, इन चीज़ों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और मधुमेह के बारे में मैं 2 लाइन और बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल ये युवकों में भी हो रहा है। ये अब ज़माना चला गया कि सिर्फ बूढ़े लोगों में होता था। इसमें भी आनुवांशिकता का बहुत बड़ा रोल है, जैसे मैंने कहा था। तो अगर किसी के माताजी या पिताजी को अगर है तो वो अपनी जांच को थोड़ा पहले ही कराएं, साल में एक बार। और कभी भी किसी भी लोग को अगर मधुमेह का रोग होता है तो उसमें भी एक टाइम पीरियड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ रिवर्सिबिलिटी। तो उसमें वो कुछ साल का एक पीरियड होता है जिसमें कि अगर अच्छे से और कड़े तरीके से पालन किया जाए तो वो मरीज़ को भी उनकी लगभग नॉर्मल किया जा सकता है। तो ऐसी कन्वर्सेशन अपने डॉक्टर से ज़रूर करें कि अभी आपको कुछ सालों में हुआ है तो डायबिटीज़ रिवर्सल भी पॉसिबल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और उनको लगभग नॉर्मल भी किया जा सकता है शुरुआती सालों में, क्योंकि बाद में थोड़ा मुश्किल होता है। ये जैसा मैंने बताया कि ये डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं, जिसमें कि इंसुलिन और पैनक्रियाज के रोल के कारण होता है। हाँ, उसमें ये कंट्रोल किया जा सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर आनुवांशिकता डायबिटीज़ टाइप 1 जो बोलते हैं, अगर उसमें किसी के कारण हुआ है तो उसमें ये हेल्प नहीं हो पाएगी। मगर अगर ये सभी लोग अपना ध्यान रखें खान पान का और एक्सरसाइज करते रहें तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी का व्यापन किया जा सकता है। डॉक्टर नरेंद्र, अब वक्त हो चला अपने श्रोताओं से विदा लेने का। आपने अपना वक्त निकाला और हमसे बातचीत की, इसके लिए अपने रेडियो परिवार की ओर से और साथ ही साथ अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम हृदय रोग से जुड़ी कुछ सवालों पर बातचीत कर रहे थे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार से। तो श्रोताओं, हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम का आज का यह एपिसोड अब यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ हम आप सबों से फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी रवि भूषण को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार।